Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel. Today we are going to discuss about fourth unit moving charge and magnetism. First lecture of fourth unit. In this lecture we are going to discuss about Oersted experiment, Ampere swimming rule, snow rule, magnetic field and force on a moving charge in a magnetic field, and next magnetic force मतलब force due to magnetic field on current carrying conductor. This both theoretical topics are very important, so learn it very well and practice for the numerical MCQ and conceptual question. चलो, so moving on next topic, starting from beginning. फोर्थ यूनिट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपना जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट कौन सा था आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो उसके अंदर हमने मूविंग चार्ज को स्टडी किया था. अभी ये जो मूविंग चार्ज है उनके इफेक्ट को स्टडी करना है. तो एक सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता दूँ कि ऑरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब कि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि ये वायर के बाजू में जो एक मैग्नेटिक नीडल थी, वो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है कि जब ये वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक नीडल वहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाती थी. ये उन्होंने देखा, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. और फिर वहाँ से उन्होंने ऑब्जर्वेशन उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जब कोई करंट फ्लो करेगा वायर से कंडक्टर के अंदर से, तो वो कंडक्टर के आजू बाजू क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. इनके आजू बाजू क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. यस और नो? क्लियर इतना? तो ये सिंपल एक कंक्लूजन है ऑरेस्टेड का. अब देखो, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अलग था, लेकिन बाई चांस उनको मतलब कि आप बोलो ना कि एक्सीडेंटली कि वायर का वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उनके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल पास में ही रखी हुई थी, ठीक है. वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने डिफ्लेक्शन दिखा, तो उनका ध्यान वहाँ पे गया और पूरा एक कंक्लूजन उन्होंने वहाँ से निकाला, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ना दो करंट कैरिंग वायर के लिए आपको चेक करना है कि ये देखो यहाँ पे डॉट किया है, ठीक है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे कौन है? क्रॉस है. अब देखो, क्रॉस का मतलब क्या होगा? करंट कहाँ पे जा रहा है? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर. मानो कि एक कंडक्टर में ये वाला कंसिडर कर और करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करे, ये वायर के अंदर करंट ऐसे फ्लो करे, ठीक है. तो ये वायर का जो करंट मुझे इंडिकेट करना है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में. तो उनके लिए नीडल का डिफ्लेक्शन ये वाला था. यस और नो? और आपको पता है ना कि आपने लोअर सेक्शन में स्टडी किया कि इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा. तो आपके पास कौन सा रूल है? यू कैन यूज़ अ राइट हैंड थंब रूल, कि थंब को सेट करो करंट के डायरेक्शन में और एक फिंगर आपकी जो इनक्लोज्ड करेगी, इनकल करेगी, तो वो कौन से डायरेक्शन होगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है. और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी? देखो, नॉर्थ पोल मैग्नेट के लिए मैं बोलूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, नॉर्थ टू साउथ. कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ. आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है. और इनसाइड क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ. और ऊपर से एक क्लोज लूप भी बनाती है, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे. अब देखो, अगर कोई वायर यहाँ पे ऐसे करंट लेके अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो उनको ना हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? इनवर्ट डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन इनवर्ट होगी. और उनके बाजू में अगर मैं मैग्नेटिक नीडल रखूँ तो नीडल की ओरिएंटेशन ये वाली होगी. अब सबको पता है कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल. और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. यस और नो? क्योंकि अगर ये आपका वायर है, ठीक है, तो इनके आजू बाजू देखो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इनवर्ट डायरेक्शन में. तो करंट इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मेरा कौन सा होगा? ये नॉर्थ टू साउथ. ये होगा ना मेरा मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? तो अगर मैं इनका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाऊँ तो इनका मैग्नेटिक फील्ड देखो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? फिंगर इनक्लोज्ड करो यहाँ पे, चलो इनकल करो तो ये देखो कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है? ये वाली डायरेक्शन, ठीक है. क्लियर? हम यहाँ पे ऐसे और ये वाली डायरेक्शन, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ और यहाँ पे कौन होगा? साउथ, ठीक है. तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो अपोजिट पोल सेट होते कि नहीं? यस और नो? ठीक है. और अगर वायर के अंदर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूँ
एक कौन सा था इनवर्ड, उनकी जगह पे अगर आउटवर्ड करूँ तो हर एक पॉइंट पे आपकी जो नीडल है उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्लियर, ऐसे सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन बदलने से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे चेंज होगा। ये सब आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक भी और एक ये वाला एक्सपेरिमेंट भी था, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि एक करंट कैरिंग वायर है और उसके नीचे अगर आप मैग्नेटिक नीडल रखोगे, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर आपका, और उनके नीचे मानो कि मैंने यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक नीडल रखी, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल होगी, अगर मैं इनको नॉर्थ पोल बोलूँ, देखो अगर मैं इनको कौन सा पोल बोलूँ, नॉर्थ पोल, और ये वाली साइड को कौन सा पोल बोलूँ, साउथ पोल, तो देखो क्या होगा, ये आपका करंट कैरिंग वायर और उनके नीचे मैग्नेटिक नीडल, तो ये नॉर्थ पोल ना ऐसे चेंज करेगा अपनी ओरिएंटेशन। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, समझ में आ कि नहीं। और अगर वायर के ऊपर रखोगे ऐसे तो ये वाले डायरेक्शन में चेंज होगा। इनको समझने के लिए ना आपको एक सिंपल समझना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट के वायर के अंदर जब ये वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो देखो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ, नीचे देखो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो साउथ की ओर आपकी नॉर्थ पोल जाएगी ना, ऐसे समझ में आ कि नहीं। क्लियर। और अगर नीडल को ऊपर रखोगे तो डायरेक्शन वहाँ पे चेंज होगी, तो ये नीडल का ओरिएंटेशन भी क्या होगा, वहाँ पे चेंज होगा। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक। और आप सबको पता है कि जब वायर के अंदर से करंट आपका बंद हो जाएगा फ्लो करना, ठीक है, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे ख़त्म होगा, यस और नो। क्लियर, तो उनका डिफ्लेक्शन भी वहाँ पे रुक जाएगा। अब देखो फिर नेक्स्ट आपका एक है एम्पेरियल्स स्विमिंग रूल। चलो देखो यहाँ पे एम्पेरियल्स स्विमिंग रूल टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना आप, चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मानो कि आपकी एक वायर है, करंट कैरिंग वायर ये वाली, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है और करंट जो डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, वही डायरेक्शन में आपको तैर के जाना है। हाँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपका जो फेस हो वो टुवर्ड्स दी नीडल हो। मतलब अगर वायर ऐसे फ्लो कर करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करके जा रही है और नीडल नीचे है तो आपका फेस कहाँ पे होगा, नीचे होगा। अगर करंट ऐसे फ्लो करके जा रही है और नीडल ऊपर है तो आप पलट जाओगे, ठीक है, आप पलट जाओगे, आपकी फेस कहाँ पे हो जाएगी, ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये रूल्स मैं आपको पहले रीड करके दिखा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में वो तैर के जा रहा है। इज फेस ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल, इनको याद रखना, ठीक है, क्लियर। और स्विमिंग कहाँ पे हो रही है उनकी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। तो फिर यहाँ पे देखो आपका कंक्लूजन यहाँ पे, then the north pole of needle will get deflected towards the left hand, कहाँ पे deflect करेगी, towards the left hand of the swimmer। अब देखो कि अगर ये तैर के ऐसे जा रहा है, ठीक है, आप एज्यूम करो कि आप तैर के जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड है और ये कौन सा है, आपका लेफ्ट हैंड है, यस और नो, ठीक है, क्लियर। आपका फेस डाउन साइड है, ठीक है, नीडल की ओर, तो लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा, ये वाली साइड, तो वो वाली साइड पे नॉर्थ पोल आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। चलो अगर नीडल ऊपर होगी तो आप भी पलटोगे ना, तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आएगा, राइट हैंड इधर, क्लियर। तो ये जो नीडल होगी उनका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा वहाँ पे, क्लियर। तो ये आपको स्विमिंग रूल क्लियर इतना, ठीक है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपसे। चलो फिर नेक्स्ट स्नो रूल, ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे आप देख लो। तो स्नो रूल क्या कहता है, इट इंडिकेट दैट इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करे, इफ करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज हेल्ड ओवर द नीडल। हाँ, आपकी करंट कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, इट मस्ट बी इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। और सेकंड कि वायर कहाँ पे होना चाहिए, ओवर द नीडल, वायर कहाँ पे होनी चाहिए, ओवर द नीडल। द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। अब देखो कि मानो कि यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ एक वायर है ये वाला, ठीक है, यस और नो, और ये कहाँ पे नीडल से ऊपर है, इनके नीचे नीडल है, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता है ये कौन सी पोल है, नॉर्थ पोल, ये कौन सी पोल है आपकी, साउथ पोल, यस और नो।
क्लियर। यहाँ पे कौन सा होगा, ईस्ट, और यहाँ पे क्या होगी, वेस्ट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे, और करंट की डायरेक्शन कौन सी बोली आपको, साउथ टू नॉर्थ, तो ये करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। चलो, तो यहाँ पे देखो कि अगर करंट की डायरेक्शन है कौन सी है, साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन कौन सी है आपकी, साउथ टू नॉर्थ, तो उनका जो नॉर्थ पोल होगा वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। देखो आपकी जो नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, टूवर्ड्स दी वेस्ट। अब देखो ये आपकी करंट वायर के अंदर और ये इनके नीचे नीडल, तो नीडल कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, टूवर्ड्स दी वेस्ट। देखो ये वेस्ट है ना, ठीक है, तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, यस और नो। अगर नीडल आपकी ऐसे होगी यहाँ पे तो ये वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ कि नहीं आपको। तो ये आपका कौन सा होगा, स्नो रूल। अगर कोई बोले कि सर वायर हॉरिजॉन्टली में करंट फ्लो करो ऐसे, ठीक है, तो मानो कि ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो इनको टर्न कर दो 90 डिग्री राइट से, यस और नो। इनको आप टर्न एज्यूम कर सकते हो ना, आप इनको एज्यूम करो, या तो वायर को ऐसे टर्न कर दो। क्लियर। तो वहाँ पे आपको नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर इतना आपको। चलो फिर नेक्स्ट अभी अपना 4th यूनिट का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो अब वहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देना। ओके, चलो इतना क्लियर कर लो, बेसिक है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया है, ठीक है, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी किया था, तो वैसे यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है। और सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्पेस अराउंड द कंडक्टर, ठीक है, जिसके आजू बाजू आप उनकी करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाओ, तो वो जो रीजन होगी, ठीक है, तो वो रीजन आपका क्या होगा, उनका फील्ड होगा। जैसे कि मैग्नेट के आजू बाजू में उनकी जो स्पेस है कि जहाँ पे वो अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है मैग्नेट, तो उनको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही अपना ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। तो ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ज़्यादा डिटेल में मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने गूगल मीट पे लाइव लेक्चर के अंदर सब सारी जगह पे मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप फिर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्पेशली अभी ये जो क्लासेस है उनको लेकर रिवीजन क्लासेस ही हमें कंसीडर करना है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइव क्लासेस गूगल मीट पे चालू है, ठीक है। क्लियर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द कंडक्टर कैरिंग अ current in which you can experience magnetic effect due to that current carrying conductor. The space around magnet in which magnetic effect can be experienced. और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होगा कैपिटल बी, ठीक है। और ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उनकी डायरेक्शन भी होगी। आपको मैंने पहले भी बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट कंसीडर करूँ तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड, और inside the magnet it will be from south to north. Clear. And also it will form a closed loop. देखो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो थोड़ा मैं आपको फर्स्ट यूनिट पे लेके जाऊँ। तो फर्स्ट यूनिट में आपने क्या स्टडी किया था कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, यहाँ पे अगर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये वाली डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस और नो। और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई के बराबर। क्लियर। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा -Q, तो वो ये वाली डायरेक्शन में फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। मतलब जब चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उनके ऊपर क्या एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज आपकी कोई वेलोसिटी से एंटर करेगी तो उनके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। तो वही फोर्स हमें यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, देखो मूविंग चार्ज, ठीक है। अगर कोई स्टेडी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगी नहीं। क्लियर। लेकिन अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वेलोसिटी से एंटर करेगा, हाँ यहाँ पे भी वो भी डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कौन से एंगल के साथ एंटर कर रहा है, कितने एंगल से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ग्राफ को समझना आपको। तो ये वाई के डायरेक्शन में ना आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई के डायरेक्शन में क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है।
और एक चार्ज ना v वेलोसिटी से, देखो अब देखो ये पूरा ये वाले डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज यहाँ से v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। अब देखो ये चार्ज की जो वेलोसिटी v, उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना है यहाँ पे थीटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन में है कि नहीं, ए वाले डायरेक्शन में, यस ऑन, यहाँ पे y बोला है तो y के डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोला है, क्लियर। अगर आप इनको x कंसीडर करो तो और अच्छा है, चलो ये x बनेगा, इनको y बोल दूँ मैं, क्लियर। और अगर उल्टा कंसीडर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको जाना जो नाम देना है दे, लेकिन ये मोस्ट कन्वीनियंट ये वाली है तो हम यहाँ पे इनको चेंज करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे तो इनके डेरिवेशन के अंदर क्या है कि डेरिवेशन के अंदर आपकी प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है कि यहाँ पे जो चार्ज के ऊपर v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज एंटर कर रहा है, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। फिर सेकेंड, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। अब देखो ये ध्यान से मेरी बात समझना आप, ठीक है। तो यहाँ पे v साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी v x के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना थीटा, तो इनके दो कंपोनेंट, एक ये वाली डायरेक्शन में और एक उनसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, vx v cos थीटा। आपको पता है ना कि अगर फोर्स ने इनके साथ थीटा एंगल बनाया तो फोर्स के दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिसके साथ एंगल बनेगा वो डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल f cos थीटा, और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा, उनका वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का v cos थीटा कंपोनेंट बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा v sin थीटा, में इनको vy बोलो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तो इससे आपको समझ में आना कि आपकी जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यू कैन से वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, वो खाली कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, हाँ कि ना। तो अगर मैं ये तीनों इक्वेशन को साथ में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा, यस और नो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओ और यहाँ पे कोई यूनिट कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ तो ये क्या होगा, q v b साइन थीटा। अब देखो q आपकी स्केलर क्वांटिटी, v वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, b आपकी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है ना, ये आप करते थे a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मतलब मैं उल्टा बोलूँ कि ए बी साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्रॉस b। तो यहाँ पे देखो ये वी बी साइन थीटा की जगह पे, ये ध्यान से सुनना, ये वी बी साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v क्रॉस b, यस और नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, f वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b, यस और नो, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के सारे रूल पता है, ठीक है, कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होगी। आप बोलोगे सर कैसे, अगर ए आई कैप में कंसीडर करूँ और इनको क्या कंसीडर करूँ, जे कैप, ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आपका आंसर के कैप। और आपको राइट हैंड पाम रूल पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड से वी क्रॉस भी है ना, मतलब वेलोसिटी टू कहाँ पे जाना है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये हथेली को ऐसे सेट करो वी के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से कहाँ पे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो थंब आपको क्या देगा, आपकी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या बनेगी, ए वाली, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन बनेगी। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट रूल पता है ना, क्लास 11th के अंदर आपका बेसिक था। अगर नहीं है तो अभी 2 दिन के अंदर मैं वहाँ पे
स्क्रू रूल है, आपका राइट हैंड पाम रूल है, वो सब मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रूल आप चेक करना। यस और नो, क्लियर इतना, हाँ कि ना अभी? चलो फिर इतना क्लियर आपको सबको, यस और नो क्लियर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप इनकी डायरेक्शन निकाल पाओगे, तो वो मैं आपको आगे जाके करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट कौन होगा आपका? टेस्ला। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन आ गया कि F = QVB, साइन थीटा को मैं इग्नोर करूँ, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? QVB। बी कौन है आपका? मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? तो यहाँ पे उनका यूनिट भी मैं निकाल रहा हूँ और डायमेंशनल फार्मूला भी। तो देखो कि उनका यूनिट क्या बनेगा, तो देखो बी को सब्जेक्टिव किया और बी विल बी इक्वल टू F डिवाइड बाई QV। F is force, unit of force is Newton, Q is a charge, coulomb, V is a velocity, meter per second. So this will be Newton। देखो कि कूलम पर सेकेंड क्या होगा आपका? एम्पियर। तो देखो कूलम पर सेकेंड को मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एम्पियर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दिस विल बी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको आप क्या बोलोगे? टेस्ला भी बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे? टेस्ला भी बोलोगे, ठीक है। चलो तो ये क्लियर आपको? तो यहाँ पे उनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं उनको। अब देखो इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो आपको पता है मैं कहाँ से निकालूँ? देखो डायरेक्ट ये यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ पे निकाला है ऐसे इनकी वजह से, तो इनकी वजह से क्या निकलेगा? तो आपके पास सिंपल रिलेशन है, न्यूटन का क्या होगा? m1L1T-2, ठीक है, डिवाइड बाय एम्पेयर इनटू मीटर है ना, तो A1 और ए मीटर है तो उनका क्या होगा यहाँ पे? L1। मीटर का क्या होगा यहाँ पे? L1। सो दिस विल बी M1, देखो L1 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, T-2 और A ऊपर जाएगा तो A-1, ठीक है। तो ये आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल गई ना, ये वाले इक्वेशन से मैंने निकाला। फिर यहाँ पे देखो इनका यहाँ पे किया है, तो न्यूटन का क्या होगा? M1L1T-2। फिर कूलम है, कूलम का क्या होगा? A1T1, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, मतलब L1T-1, या तो वेलोसिटी है ना, V का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, तो L1T-1। सिंप्लीफाइड करो तो ये आपको क्या मिल गया? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? फिर देखो आपको पता है आपने वन यूनिट को डिफाइन किया है कि 1 एम्पियर हो आपका, 1 कूलम चार्ज हो, ठीक है, 1 फैराडे आपकी कैपेसिटेंस हो, तो वो सब यूनिट को आपने डिफाइन किया ना। तो यहाँ पे हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, और याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक CGS यूनिट भी है, गॉस, ठीक है, क्लियर। तो गॉस का और टेस्ला का रिलेशन है कि आपकी जो गॉस होगी वो किसके बराबर? देखो तो 1 गॉस आपका 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हो और मानो कि वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ना आपको गॉस के अंदर गिवन है, तो वहाँ पे आप उनको क्या करोगे? टेस्ला में आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि गॉस आपका कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो मैं हर बार आपको ना इक्वेशन से करवाता हूँ ना, वैसे ही। तो आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है ना, B = F डिवाइड बाय QV साइन थीटा। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको 1 चाहिए तो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो तो आप, तो यहाँ पे आपका ये जो F होगा वो किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन के बराबर। ये जो Q होगा वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम के बराबर। ये वेलोसिटी होगी V, वो किसके बराबर होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कब होगी? 1। तो साइन 90 डिग्री, मतलब थीटा अगर आपका कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है कि थीटा 90 होना चाहिए, वेलोसिटी ये, चार्ज इतना और फोर्स इतना एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड B एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम while moving at a right angle मतलब थीटा = 90 डिग्री, ठीक है।
टू अ मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर चार्ज आपका 1 कूलम चार्ज आपको मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पे मतलब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे और उनके ऊपर अगर फोर्स कितना एग्जर्ट होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 1 न्यूटन, तो वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज़ सेड टू बी 1 टेस्ला। उनको आप क्या बोलोगे? 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर आपको इतना? The magnetic field B is at a point is said to be 1 Tesla if a charge of a 1 coulomb moves at a right angle to the magnetic field with a velocity of 1 meter per second and experience a force of 1 Newton. ठीक है? Then the magnetic field at that point is said to be 1 Tesla. Clear इतना आपको? Yes or no? चलो moving on next topic. चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉरेंट्ज़ फोर्स। अब देखो आपको ना दो फोर्स मिलके, कौन सी दो फोर्स? अगर चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर आपका चार्ज कहाँ पे ट्रैवल करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपकी कोई चार्ज मूव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज, तो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? क्यू इंटू ई। यस और नो? और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो अभी आपने जस्ट आगे इक्वेशन डिराइव किया, कौन सा फोर्स होगा वहाँ पे? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करेगा कितनी एंगल से एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा बाय चार्ज पार्टिकल कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और वहाँ से अगर आपकी चार्ज पास हो तो उनके ऊपर दोनों फील्ड की वजह से फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? क्यू ई के बराबर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिया आपको। और देखो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? सो टोटल फोर्स विल बी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कौन होगा? क्यू ई, एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्यू वी क्रॉस बी। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इनको क्यू कॉमन करके ऐसे लिख सकता हूँ, ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये जो आपको फोर्स मिलेगी, ये जो आपकी फोर्स मिलेगी उसी को आप क्या बोलते हो? लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, ये कौन है? आपकी लॉरेंट फोर्स है। क्लियर? तो ये आपकी लॉरेंट्ज़ फोर्स मिल गई आपको यहाँ पे। चलो सिंपल है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके वेलोसिटी सिलेक्टर है, वहाँ पे दोनों फोर्स एग्जर्ट करेगी चार्ज के ऊपर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप कहाँ पे प्लेस्ड करोगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उनके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और उनको मैंने कहाँ पे रखा है? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कौन है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर? यस और नो? समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये वाले डायरेक्शन में, देखो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ये कौन है? आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर? अलोंग दी जेड एक्सिस। और ए कंडक्टर के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? टूवर्ड्स दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। करंट की डायरेक्शन कौन सी है? टूवर्ड्स दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। उनकी लेंथ किसके बराबर है? एल के बराबर। यस और नो? और इनके अंदर ना हमें एक एज्यूम करना है कि इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने कंसीडर करने? एन के बराबर। क्लियर? पर यूनिट वॉल्यूम कितने कंसीडर करने? एन के बराबर। अब देखो कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो आपको पता है ना कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन होगी वो करंट से कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो अगर वी डी उनकी ये वाली डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंसीडर करूँ इलेक्ट्रॉन के लिए अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, वाई डैश। क्लियर? तो उनके सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वही फोर्स मैं बोल सकता हूँ कंडक्टर के ऊपर एग्जर्ट होगा। क्लियर? यस और नो? हाँ कि ना? क्योंकि चार्ज की मोशन की वजह से कंडक्टर के ऊपर क्या होगा? फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है? क्लियर?
तो यहाँ पे देखो उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखो एक इक्वेशन है आपके पास ये वाला क्यू वी क्रॉस बी वाला, यस और नो। अभी आपने किया था कि टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन उनसे पहले ना एक इक्वेशन ये वाला देख लो कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने आपके एन के बराबर। तो ये जो आपका कंडक्टर है उनका वॉल्यूम क्या होगा, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और लेंथ किसके बराबर, एल के बराबर। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल। तो ए इंटू एल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगी, एन ए एल, यस और नो, क्लियर। यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन, तो ए इंटू एल वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एन ए एल। और इनका चार्ज क्या होगा, इंटू ई कर दो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे चार्ज भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो ये जो आपकी फोर्स की इक्वेशन है ना कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आपका नेगेटिव बनेगा ना तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है, ऑपोजिट बन जाती है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो उनके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्यों चेंज होगी। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मानो कि वेलोसिटी आई के मतलब एक्स की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आपका जे के मतलब वाई की डायरेक्शन में, तो इनका जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, के के। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आप बोलोगे ना माइनस के नेगेटिव जेड की डायरेक्शन, यस और नो, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन वहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। तो देखो ये क्यू मैंने लिखा चार्ज वी डी क्रॉस बी। अब देखो कि ये क्यू की जगह पे मैंने चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर लिखा, लेकिन आप सबको पता है कि उनके अंदर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्यू की जगह पे मैंने क्या लिखा, माइनस एन ए एल इंटू ई, यस और नो, वी डी क्रॉस बी। अब मुझे क्या करना है कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है और यहाँ पे देखो आई आपकी करंट की डायरेक्शन है। तो मुझे ना यहाँ पर लेंथ वेक्टर कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, लेंथ वेक्टर कंसीडर करना है। लेकिन किसकी जगह पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की जगह पे, यस और नो, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो कि ये जो लेंथ वेक्टर होगा ना तो वो करंट की डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और वी डी ऑन से कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर दोनों का रिप्लेसमेंट करता हूँ डायरेक्शन का तो माइनस साइन वहाँ पे ऐड होगा कि नहीं, यस और नो। तो ये वी डी की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस एल वेक्टर, ठीक है। तो माइनस इनका और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। समझ में आ कि नहीं आपको, यस और नो, क्लियर। तो वो आपका क्या बन जाएगा, एन ई ए वी डी। देखो वी डी आपका बाहर आ गया और अंदर कौन चला गया, लेंथ वेक्टर, ठीक है। वी डी यहाँ पे आपकी बाहर निकल गई और ए एल यहाँ पे आ गई। लेकिन देखो माइनस साइन भी निकल गया ना आपका, माइनस साइन भी निकल गया, यस और नो। समझ में आ कि नहीं आप सबको, हाँ कि ना, क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो आपने एक इक्वेशन स्टडी किया था थर्ड यूनिट के अंदर, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। या तो किसी को याद होगा कि अगर करंट डेंसिटी का इक्वेशन था एन ई वी डी, क्लियर, और जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई डिवाइड बाई ए। तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, एन ई ए वी डी। मतलब देखो ए एन ई ए वी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट आई, और ये क्या होगा, एल क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आई एल बी साइन थीटा। ये आपको क्या मिलेगा, आई एल बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे याद रखना ये आपका जो थीटा एंगल बनेगा वो एल वेक्टर और बी का एंगल है, ठीक है। अब देखो इनको कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर करना है, अलोंग दी करंट। इनको हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आप कंसीडर करोगे, अलोंग दी करंट। तो कभी कभी हम क्या बोल देंगे कि करंट की डायरेक्शन का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, ठीक है। तो आपको लेंथ वेक्टर हमेशा कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर करना है, अलोंग दी करंट, ठीक है। तो ये आप पॉजिटिव लोगे ना, अगर ऑपोजिट होगा तो माइनस बन जाएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन और यहाँ पे देखो ये कौन है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका फोर्स होगा, क्लियर, तो वो थीटा देखो यहाँ पे चेंज होगा आपका। तो एक बार अगर मानो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 91 होगा कि नहीं। तो जब आपका थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो फोर्स आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब थीटा आपका अगर 0 डिग्री होगा
तो फोर्स आपका क्या बनेगा, 0। यस और नो। अब देखो थीटा 90 डिग्री होना मतलब क्या कि करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना। देखो अगर मानो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मानो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपके वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे कंसीडर करूँ तो ये वायर के ऊपर ना फोर्स मैक्सिमम एक्सर्ट होगा। अगर ये वायर की करंट की डायरेक्शन और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम बन गई, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनका थीटा क्या बनेगा वहाँ पे 0 और थीटा 0 बनेगा तो इनका फोर्स भी क्या बनेगा, 0। समझ में आ कि नहीं आप सबको, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। चलो समझ में आना इतना तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।